हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10th की सेकंड चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। इसमें दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना, केवल दो ही टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो केवल आपको वो दो ही टाइप के क्वेश्चन करने हैं, सारे क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। और 100% वो दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको एक एक क्वेश्चन समझना है दोनों टाइप का, तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। सारे एक से क्वेश्चन है। तो उनमें पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ ज्ञात करना। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है 10th बोर्ड में। तो इसको कैसे करेंगे समझते हैं इसको। तो इसके करने के लिए देखो, आपके पास 2 संख्याएं दे रखी होंगी और उनका यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ निकालना है। तो पहले आपको देखना है इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है। तो हमें यहां से पता चल रहा है कि 210 बड़ी है और 55 छोटी संख्या है। इतना पता कर लेना है। इतना पता करने के बाद आप क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे। तो हमने क्या किया, 210 जो है इसमें हमने भाग दिया 55 का। समझ में आया सभी के? 210 में 55 का भाग देंगे, 210 बड़ी संख्या और 55 छोटी संख्या है। ठीक है, तो करते हैं 55 3 बार जाएगा तो आ जाएगा 165। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहां से बचेगा 45। समझ में आ गया सभी? बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है। अब हमें पता है, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय है जो अपन ने पहले भी पढ़ रखी है। इसमें भाज्य क्या है, 210 रख देंगे यहाँ पे, बराबर भाजक कितना है 55 इंटू भागफल कितना है 3 प्लस शेषफल कितना है 45। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जो शेषफल आएगा उस शेषफल से भाग करना है भाजक को। जो शेषफल आएगा उसका भाग देना है किसमें, भाजक के अंदर। तो इसका इसमें भाग देंगे, एक बार जाएगा 45 और यहां से बच गया 10। इसी में रखेंगे यहां से। अब देखो इसके अंदर, इस वाले भाग के अंदर देखेंगे तो यहां पे भाज्य क्या है 55 इज इक्वल टू भाजक क्या है 45 इंटू भागफल कितना है 1 प्लस शेषफल कितना है 10। इसके बाद क्यों आगे ऐसे करते जाना है, जो शेषफल बचा उसका भाग देंगे भाजक में, 4 बार जाएगा 40 आएगा, शेषफल कितना बचा 5। अब इसमें रखें भाज्य, यहां पे भाज्य क्या है 45 भाज्य है, बराबर भाजक कितना है 10 इंटू भागफल कितना है 4 प्लस शेषफल कितना है 5। फिर वापस वही करेंगे, जो शेषफल बचा उसका भाग भाजक में देंगे, 2 बार गया 10 आ गया, शेषफल 0। तो यहां पे भाज्य क्या है 10 बराबर भाजक कितना है 5 इंटू भागफल कितना है 2 प्लस शेषफल कितना है 0। जब तक करते जाना आपको ये भाग, जब तक शेषफल 0 आ जाए। जहां पर भी शेषफल 0 आ जाएगा उसका जो भाजक है वही इसका एचसीएफ होता है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 5। वापस से बता रहा हूं इसको, आपको 2 संख्याएं दे रखी होंगी और क्वेश्चन आएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है, जो शेषफल बचे उसका भाग भाजक में देना है, फिर जो शेषफल बचे उसका भाग भाजक में देना है, फिर शेषफल बचे उसका भाग भाजक में देना। ये जब तक करते जाना जब तक आपका शेषफल 0 आ जाए। जहां भी शेषफल 0 आ जाएगा उसका जो भाजक होगा वही आपका एचसीएफ होगा। अब ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर का एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है। अब जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में दे रखे हैं 10th बोर्ड की बुक में, सारे एक से एक क्वेश्चन है। तो आप इससे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हमारे पास 2 संख्याएं दे रखी हैं 135 225। इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमें एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता कर लेंगे 225 बड़ी संख्या 135 छोटी संख्या है। ठीक है, अब क्या करेंगे, बड़ी संख्या में
छोटी संख्या का भाग देंगे, ठीक है। इसका भाग एक बार जाएगा 135, तो यहां से शेषफल 90 बच जाएगा, 90 यहां से शेषफल बच जाएगा। अब आगे करते हैं, तो यहां से इसमें रख लेंगे भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें रखते हैं यहां से भाज्य, भाज्य जिसमें भाग दिया जाता है 225 बराबर भाजक जिसका भाग दिया जाता है 135 इंटू भागफल 1 प्लस शेषफल 90। इसके बाद क्या करेंगे, इसका भाग जो शेषफल बचा उसका भाग देंगे भाजक के अंदर, ये भी एक बार जाएगा, तो यहां से 45 बच जाएगा। भाज्य, यहां से भाज्य क्या है 135, भाजक है 90 इंटू भागफल 1 है प्लस शेषफल 45 है। इतना करने के बाद फिर शेषफल 45 बचा, इसका भाग देंगे 90 में, तो ये क्या हो जाएगा, दो बार भाग जाएगा 90, शेषफल 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे भाज्य कितना है 90 बराबर भाजक कितना है 45, भागफल कितना है 2 और शेषफल कितना है 0। शेषफल 0 आ गया, तो जहां पे भी शेषफल 0 आए उसका जो भाजक होता है उसका HCF होता है, तो यहाँ पे HCF कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। इस प्रकार से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, वैसे तो बहुत कम चांस है, लेकिन कई बार इसके अंदर लेसे और मैसे भी पूछ लेता है। कोई भी 2 या 3 संख्याएं दे रखी होंगी और उनका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लेसे और मैसे ज्ञात करना भी कई बार आ जाता है इसकी जगह। वैसे 90% चांस है कि यही क्वेश्चन पूछा जाता है HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, लेकिन कई बार वो भी पूछा गया है। तो वैसे तो लेसे मैसे निकालना सभी ने सीख रखा है, 6, 7, 8, 9 सभी क्लासों में सीख रखा है, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जाम्पल लेके बता देता हूं लेसे और मैसे कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया, ये मैं एक एग्जाम्पल ले लिया, क्वेश्चन आ गया 24, 15 और 36, ये 3 संख्या हैं, इनका अभाज्य गुणनखंड से लेसे और मैसे निकालना है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में 2 नंबर का। तो इसमें क्या करना है, पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। 24 इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, 2 का भाग दिया 12 आ जाएगा, फिर 2 का भाग दिया 6 आ जाएगा, फिर 2 का भाग दिया 3 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी प्रकार से 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का देंगे 5 आएगा, फिर 5 का 1, तो 15 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5, 3 इंटू 5। इसी प्रकार से 36 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 ये 18 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 9 आ गया, 3 से डिवाइड किया 3 आ गया, फिर 3 से डिवाइड किया 1 आ गया, तो 36 इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो तीनों संख्याओं के हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब इसमें लेसे और मैसे निकालना है। तो देखो मैसे कैसे निकालते हैं, जो तीनों गुणनखंड दे रखे हैं उनमें जो भी कॉमन आ रहा है, जो भी संख्या कॉमन आ रही है वो मैसे होता है। तो देखो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो 3 इसमें कॉमन आ रहा है। इसके अलावा और कोई संख्या कॉमन आ रही है नहीं आएगी, क्योंकि 5 यहाँ पे इसमें नहीं, इसमें नहीं, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है 3 है। तो जो कॉमन फैक्टर होता है वो इसका क्या होता है मैसे होता है। तो इस प्रकार से इसका मैसे निकाल सकते हैं। तो मैसे कितना हो गया 3 हो गया। अब निकालते हैं लेसे। लेसे कैसे निकालते हैं, जो भी फैक्टर दे रखे हैं उसमें जो संख्या आ रही है वो अधिकतम कितनी बार आ रही है। जैसे 2 है, 2 अधिकतम 2 के कितने फैक्टर है 3 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 के 3 अधिकतम 2 बार आ रहा है तो उसको 2 बार ले लेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5 एक ही बार आ रहा है इंटू 5। इसको हल कर लेते हैं, 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 इंटू
5। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं आगे। तो 2 पावर 3 8 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा इंटू 5। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 360 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पे 360 आ जाएगा। तो इसका जो लैसे है वो 360 हो जाएगा। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लैसे और वैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्नावली से दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से आता है। जैसे क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसमें एक क्वेश्चन समझ में आ गया, सब समझ में आ जाएंगे। यहां से चाहे √3 आए, √5 आए, √7 आए, कैसी कोई भी संख्या है, वैसे आपको स्ट्रक्चर समझना है क्वेश्चन का। तो देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले जो √2 है उसको अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन हम इसे परिमेय मान के करेंगे। ठीक है, हम ये मान लेंगे कि माना कि ये एक परिमेय संख्या है। तो हमने मान लिया, माना √2 एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। तो देखो, इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए पहले मैंने मान लिया कि माना √2 एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। अब हमने इसको परिमेय क्यों माना, क्योंकि हमें पता है कि जो परिमेय संख्या होती है उसको हम a/b के रूप में दर्शा सकते हैं। कोई भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या मतलब वो a/b के रूप में है, फ्रैक्शन के रूप में है। तो हमने क्या मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं √2 बराबर a/b, क्योंकि ये a/b के रूप में होगी। यहां से यदि मैं रूट हटाऊं, इधर से रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर लगेगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 = a²/b²। ये b² इधर भाग में है, गुणा में आ जाएगा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 × b² = a²। तो यहां से इसको मैंने समीकरण 1 नाम दिया। इस एक समीकरण से आपको क्या दिख रहा है कि जो 2 है वो a² का एक गुणनखंड है। जो 2 है वो a² का एक गुणनखंड है। तो हम लिख सकते हैं 2 a का एक गुणनखंड है। मतलब जो 2 है वो a यहां पे कोई भी एक नंबर था, ठीक है, जिसका एक गुणनखंड 2 है, ऐसा हम यहां पे कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे आपको मानना है, माना a बराबर 2c, माना a बराबर 2c। ये आपको कैसे मानना है, यदि आप √2 को सिद्ध करो तो याद रखना आपको a बराबर 2c मानना है, √3 करो तो 3c, √5 करो तो 5c, ऐसे आपको मान के चलना है। ये हमने मान लिया। अब ये इसमें रखें तो 2 × b² बराबर a की जगह हमने क्या रख दिया 2c, और इसका होल स्क्वायर हो गया। अब इसको हल करते हैं तो 2 × b² बराबर 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इंटू c², ये इससे 2 बार कटेगा तो क्या हो जाएगा b² बराबर 2c²। इसको हमने समीकरण 2 नाम दिया। अब यहां से हमें क्या दिख रहा है कि जो 2 है वो b का भी एक गुणनखंड है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 2b का एक गुणनखंड है। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 और 2 को देखना कि यहां पे 2 a का एक गुणनखंड है, यहां पे 2 b का एक गुणनखंड है। लेकिन हमने क्या माना, हमने ये माना कि √2 एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, जबकि हमें a का भी गुणनखंड 2 आ रहा है, b का भी गुणनखंड 2 आ रहा है, दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ रहा है। तो हमारे द्वारा माना गया कथन क्या हो गया, असत्य हो गया, और हमारे द्वारा माना गया कथन असत्य है। तो √2 एक परिमेय संख्या नहीं होके अपरिमेय संख्या है। तो इसकी लैंग्वेज हम यहां पे लिख देंगे। इसके बाद हम ये कथन लिख देंगे यहां पे कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि 2 a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है।
अतः हमारे द्वारा माना गया कथन असत्य है। अतः √2 एक परिमेय संख्या अप्रमेय संख्या है, क्योंकि हमने √2 को परिमेय संख्या माना था। कथन हमारा गलत साबित हो गया, तो ये परिमेय संख्या नहीं होके अप्रमेय संख्या है। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आए, √3 आए, √5 आए, √7 आए, जो भी आए, पूरा एक ये फॉर्मेट है, बस आपको संख्या बदलनी है। एक इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, इससे पहले जो क्वेश्चन दिया उसमें केवल यहाँ पे एक सिंगल संख्या आपको दे रखी होगी, √2 हो सकता है, √3, √5, √7। अब जो क्वेश्चन आएगा उसमें कैसा आएगा, जैसे आ गया 5 माइनस √3 एक अप्रमेय संख्या है, तो इसके लिए भी क्या करेंगे, सबसे पहले इसको परिमेय मान लेंगे। माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। अब इसको हमने परिमेय संख्या मान लिया, तो परिमेय संख्या को हम 5 माइनस √3 इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या है तो इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। अब यदि मैं 5 को उस तरफ लेके जाऊं तो माइनस का √3 इज इक्वल टू a/b माइनस 5, इसको ऐसा लिख सकते हैं। माइनस को उस तरफ लेके जाएं तो √3 इज इक्वल टू माइनस इस तरफ आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस a/b, इसको एक समीकरण नाम दे दिया। अब यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि a/b एक परिमेय संख्या है। बताइए हमें परिमेय संख्या है a/b के रूप में, तो 5 परिमेय संख्या होती है, और परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे तो भी क्या आएगी, परिमेय संख्या आएगी। तो कुल मिला के बात यहाँ पे क्या है कि 5 माइनस a/b एक परिमेय संख्या है, और जो किसके बराबर है, √3 के बराबर है। तो ये परिमेय संख्या है और ये √3 के बराबर है, तो √3 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, जबकि हम जानते हैं कि √3 तो अप्रमेय संख्या होती है। इसलिए हमारा कथन यहाँ पे क्या हो गया, असत्य हो गया, और कथन असत्य हो गया तो ये जो है 5 माइनस √3 परिमेय संख्या नहीं होगी, एक अप्रमेय संख्या होगी। ठीक है, अब इस लैंग्वेज को हम लिख देंगे। इस कथन को हम लिख देंगे कि यहां से हमें पता चल रहा है कि 5 माइनस a/b एक परिमेय संख्या है जो √3 के बराबर है। अतः √3 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, जबकि हम जानते हैं कि √3 तो अप्रमेय संख्या है, और ये अप्रमेय संख्या है तो हमारे द्वारा माना गया कथन क्या है, असत्य है। और हमने कथन क्या माना था, हमने कथन ये माना था कि 5 माइनस √3 परिमेय संख्या है, और ये कथन गलत है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होके अप्रमेय संख्या होगी, यही हमें सिद्ध करना है। ये समझ में आ गया। तो आपके इसमें पर्सनल में जो और क्वेश्चन दे रखे हैं, ये दे रखे हैं कि इनको अप्रमेय संख्या सिद्ध करना है, तो कुछ नहीं करना, जो अभी क्वेश्चन किया सेम वैसे ही करना है। इसको 1/√2 इसको परिमेय संख्या मानना है, a/b के रूप में रखना है। उसके बाद इसका परिमेयकरण कर देंगे, इसको √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, इसको √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, √2/2 बराबर a/b। दो इधर भाग में गुणा में आ जाएगा, तो √2 बराबर 2a/b। अब वही हम कथन लिख देंगे, 2a/b एक परिमेय संख्या है जो √2 के बराबर है। अतः √2 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, जबकि हम जानते हैं कि √2 एक अप्रमेय संख्या है। अतः हमारे द्वारा माना गया कथन असत्य है, तो √2 एक अप्रमेय संख्या हो जाएगी। ऐसा इसमें करना है, 6 प्लस √2 इसको a/b के रूप में मानेंगे, 6 इधर आके माइनस हो जाएगा, अब वो का वो स्टेटमेंट इसके अंदर आ जाएगा। ऐसा इसमें हो जाएगा, 3√2 इसको a/b के रूप में मानेंगे, ये 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो √2 इज इक्वल टू a/b 3b। अब वो का वो स्टेटमेंट इसमें लिख देंगे। तो ये जो प्रश्नावली है इसमें बस दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अप्रमेय सिद्ध करने वाला संख्याओं को, और दूसरा HCF निकालना। कई बार लेसन में से पूछ लेते हैं, तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन आप यदि कर लेंगे तो इस प्रश्नावली से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा।